नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूँ इस वक्त अपनी खास पेशकश लेकर आपके दरमियान खबर की तह तक। आज खबर की तह तक में कई अहम खबरों के तह तक हम जाएंगे हमारे ब्यूरो हेड्स के जरिए, हमारे साथियों के जरिए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम रुख करेंगे हिमाचल विधानसभा का। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो जाएगी। आज से 25 सितंबर तक सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा का प्रस्ताव दिया है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और शाम 7 बजे तक सदन की कार्यवाही चलने वाली। तो शिमला में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। ओक ओवर में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह करीब 11 बजे बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश से पहली अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम, जिसकी तह तक हम जाएंगे। हमारे ब्यूरो हेड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमेशा की तरह उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है राव शफात आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के हवाले से हमने ये खबर दी है अपने दर्शकों तक। 22 सितंबर तक सत्र चलेगा। आज इसका आगाज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार आपदा से बेहद नुकसान हुआ है प्रदेश में, तो बड़ा मुद्दा यही रहेगा। बाकी क्या तैयारियां हैं प्रदीप, सत्र को लेकर तमाम तफसीलात साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। बिल्कुल मुमताज, देखिए 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है और उससे पहले विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसमें कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर में होनी है 11 बजे और भाजपा विधायक दल की बैठक विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 11 बजे ही होनी है। उसमें रणनीति सत्र को लेकर दोनों दल तैयार करेंगे। हालांकि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों से अपील की है कि आप सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और अच्छे से सत्र चले और नियमों के तहत सभी अपनी बात रखें। इस तरह की अपील जो है वो यहाँ पर की गई है स्पीकर की तरफ से। लेकिन आज क्योंकि 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है, तो सबसे पहले शोक प्रस्ताव आएगा, जिसमें जो पूर्व विधायक हैं और उनका निधन हुआ था, भूपराम आनंद, ये पानी से ताल्लुक रखते हैं, तो इनके लिए यहाँ पर पहले शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें विधायक भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री भी, नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात जो है उनसे जुड़ी यादों को यहाँ पर सदन के भीतर वो ताज़ा करेंगे कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका जीवन रहा है। और उसके बाद का जो समय बचेगा उसमें प्रश्नकाल हालांकि रखा गया है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसमें विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव ला सकता है। यानी अगर जो 2 से 3 बजे का समय सबसे पहले जो शोकोद्गार होगा, उसके बाद 15 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, उसमें प्रश्नकाल लगना था। लेकिन अगर वहां पर ऐसी स्थिति जो लग रही है कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी और विपक्ष अपना काम रोको प्रस्ताव दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में ही सदन शुरू होते ही इस तरह का कुछ चर्चा जो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए या जो नियमों के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया जाता है वो यहाँ पर देने की कोशिश विपक्ष करे। लेकिन फिर भी इसकी अंतिम रणनीति अभी विधायक दल की बैठक में बननी है, क्योंकि इस वक्त तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि सत्र को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसमें सरकार की तरफ से ही एक संकल्प लाया जा रहा है। जो विधानसभा की आज की कार्यसूची है उसमें उसका जिक्र बाकायदा हुआ है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर एक संकल्प पेश करके और उसमें सदन से जो है मांग करेंगे कि जो प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है, जानमाल को नुकसान हुआ है, संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसके ऊपर ये सदन विचार करे और यहाँ से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। और इसमें क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और यहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है, तो कोशिश सत्ता पक्ष की ये है कि विपक्ष को भी अपने साथ लेना है और एक रणनीति भी है कि अगर ये प्रस्ताव यहाँ पर आम सहमति से यहाँ पर पारित हो जाता है, सबकी सहमति से पारित हो जाता है, केंद्र सरकार को प्रेशर बनाया जा सके कि आपके राज्य से ही इस तरह का प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से भी इस हिमाचल प्रदेश से प्रस्ताव में सहमति दी गई है तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर बीजेपी ने अपना जोर देकर काम रोको प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा मांगी, तो हो सकता है कि इन दोनों प्रस्तावों को फिर बाद में इकट्ठा करके भी चर्चा आगे करवाई जा सके। ऐसी भी जो है यहाँ पर स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि विधानसभा की बैठक होनी है उसमें अंतिम रूप बनना है। लेकिन ये तय है कि पहला दिन गहमा गहमी पूर्ण जरूर रहेगा और जो सरकार का संकल्प है उसको लेकर जो विधानसभा ने तैयारी की है कि हम शाम को 7 बजे तक उस पर डिस्कशन करवाएंगे और अगले कल के
के लिए भी कोई विधायक बोलने के लिए बचते हैं तो फिर कल भी पूरा दिन भी इसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लगाया जाएगा और फिर भी अगर समय की जी ये तो बुधवार का प्रदीप, उठाया जा जाहिर सी सकता बात है दोनों ही तरफ से जबरदस्त तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस विधायक दल और बीजेपी विधायक दल दोनों की मीटिंग भी 11 बजे होने वाली है। विपक्ष ने भी काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी की हुई है पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है तमाम हालात को देखते हुए प्रदीप की पहले ही दिन मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए इसके पूरे आसार बने हुए हैं और प्राकृतिक आपदा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार अपनी बात कहने की कोशिश करेगी कि हमने आपदा के दौरान क्या बेहतरीन काम किए हैं। लेकिन क्योंकि पहला दिन है और अगर शोकोदगार ना होता तो हम कह सकते हैं कि ये पहले जो प्रश्नकाल का समय होता है उस दौरान भी हंगामा वहां बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि शोकोदगार पहले है तो जो दिवंगत विधायक होते हैं उनको श्रद्धांजलि देना जरूरी होता है। तो उस दौरान श्रद्धांजलि का जो पहले कार्यक्रम होना है और उसके साथ साथ जो आपदा में भी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है उसी श्रद्धांजलि में उनको भी जोड़ दिया जाएगा और उसमें उनके लिए भी श्रद्धांजलि रखी जाएगी और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन जो डिस्कशन की बात जब आएगी, क्योंकि जो आज की कार्यसूची है विधानसभा की उसमें ये लिखा गया है कि शोकोदगार के बाद जो समय बचता है उसमें प्रश्नकाल होगा। यानी अगर आधा घंटा शोकोदगार चलता है या 45 मिनट शोकोदगार चलता है तो उसके बाद का जो 15 मिनट बचेंगे वो प्रश्नकाल के लिए बचेंगे। लेकिन विपक्ष ने जो तैयारी की है वो काम रोको प्रस्ताव की तैयारी की, कहेंगे कि अब सारा बिजनेस जो है उसको रोककर अब केवल प्राकृतिक आपदा पर ही डिस्कशन की जाए, ऐसी डिमांड यहाँ पर की जाएगी इनकी तरफ से। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो आज की कार्यसूची में है कि जैसे ही ये तमाम चीजें प्रश्नकाल भी हो जाएगा, शोकोदगार भी हो जाएगा, उसके बाद कुछ निवेदन रखे जा रहे हैं सदन में, स्वीकृत विधेयकों को सदन में रखा जाना है और उसके बाद संकल्प पर चर्चा होनी है। तो ये इसमें लिस्ट में जो आज की है उसमें ये चीजें हैं। लेकिन उससे पहले जो हमें लग रहा है कि ये अब जो गहमा गहमी इसके ऊपर हो सकती है। सत्ता पक्ष ये कहने की कोशिश करेगा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हम बाकायदा संकल्प ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहेगा कि सारा काम रोक दिया जाना चाहिए, केवल महत्व यही है कि आज प्राकृतिक आपदा पर ही चर्चा हो। तो ये चीजें हैं और इसमें बार पलटवार जरूर होंगे जब सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक इस चर्चा पर आगे जब बढ़ेगी ये चर्चा उसमें अपनी अपनी बात कहेंगे तो बार पलटवार यहाँ पर जरूर होंगे। जी मुमताज। शाम 7 बजे तक कार्यवाही चलेगी प्रदीप। जाहिर सी बात है कई और मुद्दों को लेकर भी हंगामा हो सकता है इस बार कार्यवाही के दौरान। लेकिन प्रदीप, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने की संभावना है इस बार। सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र इसको, और इधर विपक्ष का कहना है कि केंद्र ने पहले ही काफी रकम जारी की है, लेकिन सरकार इन तमाम चीजों को नकारती रही है कि ये अमाउंट इस तरीके से पहुंची है रियासत तक, सूबे तक, जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी। प्रदीप। बिल्कुल मुमताज, देखिए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री हैं चाहे या फिर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं, वो एक बात जोर देकर रहे हैं कि केंद्र ने 882 करोड़ रुपए का हिमाचल को अब तक फायदा दिया है। यानी हिमाचल को राहत इतनी दी जा चुकी है अलग अलग किस्तों में 800 करोड़ रुपए। और उसके साथ साथ जो घर ढह गए थे उसको लेकर भी केंद्र ने 6000 घर जो है वो बनाने के लिए जो है वो सहमति दी है। तो ये तमाम चीजें हैं, स्वीकृत वो किए गए हैं। ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है और लीडर्स करा रहे हैं। पिछले कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये बात कही है। और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल भी कांग्रेस पार्टी है और मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं, बाकी जो मंत्री हैं, वो एक बात जरूर कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित की जरूरत है, हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए, काफी हालात ठीक नहीं है। तो ऐसे में इन बातों को लेकर जरूर तकरार जो है सदन के भीतर तकरार बिल्कुल पूरी तरह से हंगामेदार रह सकते हैं इस बार कार्रवाई के दौरान के हालात। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अगली खबर का रुख हम उत्तराखंड से कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। आयोग की तरफ से करीब 1400 पदों की भर्ती का कार्यक्रम तय किया गया है। कैलेंडर जारी कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। फरवरी तक 1400 पदों पर परीक्षाएं संपन्न कराने का लक्ष्य तय किया गया है। 29 सितंबर को सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड 1 के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। 6 नवंबर को LT के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
और हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ इस अहम खबर पर बने हुए हैं। राव शफात का रुख कर रहे हैं। राव, राज्य में फरवरी महीने तक करीब 1400 युवाओं को नौकरी देने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन दिनों परीक्षा की तैयारी में जुटा है। उसके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर। कैसे समझे इस खबर को राव शफात? कितनी बड़ी खबर है? युवाओं के लिए 1400 पदों पर भर्ती की जानी है फरवरी तक। मुमताज, देखिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते धारनी सरकार ने खोले हैं। और अभी अगर दावे की बात करें, राज्य सरकार दावा कर रही है कि 24,000 से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दी जा रही है। धारनी सरकार हालांकि गंभीर है इस मुद्दे पर, क्योंकि उत्तराखंड के लिए रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। और यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सुर्खियों में इसलिए रहा था कि जब नकल माफिया पकड़े गए थे, बहुत सारी जो वैकेंसी थी वो निरस्त की गई थी, जो परीक्षाएं थी वो निरस्त की गई थी, और करीब 45 ऐसे नकल माफिया थे जो सलाखों के पीछे पहुंचे थे। इसके लिए एक बड़ी टीम बनाई गई थी, एसआईटी गठित की गई थी, और यूके ट्रिपल एससी पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। और एक बड़ा नुकसान उन युवाओं को उठाना पड़ा था जो अपनी मेहनत के दम पर नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पैसे के दम पर दूसरे लोग नौकरी प्राप्त कर चुके थे। जब इसका खुलासा हुआ तो परत दर परत खुलती चली गई। उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड तक इसके तार जुड़े थे। बड़े बड़े जो माफिया थे वो पकड़े गए थे। हालांकि कुछ माफिया तो ऐसे थे जो भाजपा से ही ताल्लुक करते थे। तब यूके ट्रिपल एससी से विश्वास लोगों का हट चुका था, युवाओं का विश्वास हट चुका था कि आखिर कैसे जो युवा मेहनत करते हैं वो नौकरी पाएंगे। तो अब यूके ट्रिपल एससी से कुछ जो एग्जाम थे वो दूसरी एजेंसी को दे दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा, हालांकि इसमें जो तमाम व्यवस्थाएं थी कर्मचारियों को उनको बदल दिया गया था। उसके बाद अब एक नए रास्ते खुले हैं। पिछली बार भी हालांकि यूके ट्रिपल एससी ने जो परीक्षाएं कराई थी वो निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं हुई थी, वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं। अब 1400 यानी 1400 ऐसी वैकेंसीज हैं जिस पर युवा नौकरी पाएंगे, और अलग अलग, क्योंकि इसका कैलेंडर पूरे वर्ष भर का जारी कर दिया जाता है। ये साल और आने वाला साल युवाओं के लिए बड़ा तोहफे के रूप में इसको माना जाएगा नौकरियों के लिए, क्योंकि 1400 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसका अलग अलग महीनों में जो कैलेंडर है, परीक्षाएं हैं, विज्ञप्ति हैं, वो जारी कर दी जाएंगी। 29 सितंबर की बात करें तो सहायक कृषि अधिकारी के लिए इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, और आने वाले वक्त में इसके एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। और फरवरी तक इसी तरह से सिलसिलेवार अलग अलग वैकेंसियों के लिए जो विज्ञप्तियां हैं वो जारी होती रहेंगी। यूके ट्रिपल एससी ने अपने परीक्षाओं में बहुत बदलाव किया है। जो परीक्षाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से तो होंगी, लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन में होंगी, क्योंकि अब यूके ट्रिपल एससी नहीं चाहता कि जो पिछला दाग यूके ट्रिपल एससी पर लगा था, नकल का दाग लगा था, वो इस बार भी लगे। तो ये दोनों चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूके ट्रिपल एससी बहुत चर्चाओं में रहा है नकल को लेकर के। तो वो जो माफिया है, देखिए, वो तो सलाखों के पीछे है। इसके बाद ही जब ये खुलासे हुए थे तो राज्य सरकार ने नकल माफियाओं के लिए बहुत सख्त कानून बनाया था, और उसी कानून के तहत बाद में गिरफ्तारियां भी हुई थी। अगर कोई नकल करता पकड़ा जाता है तो उसको डिबार किया जाएगा। इसके साथ जो नकल करवाता है उसको 10 साल से ज्यादा की सजा होगी, जुर्माना होगा करोड़ों रुपए का। तो ये ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि अब नकल कराने के लिए और करने के लिए दोनों एक बार सोचेंगे कि आखिर वो किस गलत काम को कर रहे हैं। जी। तो ये है। दूसरा ये कि अब क्योंकि 1400 वैकेंसियों पर ये परीक्षाएं होनी है, तो 29 सितंबर को सहायक कृषि अधिकारी के लिए वैकेंसी जारी होगी। 6 नवंबर को जो दूसरे विभागों की वैकेंसी है उसके लिए विज्ञप्ति जारी होगी, और फरवरी तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो इस वर्ष युवाओं को बड़े रोजगार मिलने की उम्मीद है, और आने वाले जो वर्ष रहेंगे वो भी युवाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता। सही कहा राव शफात आपने, ये एक बड़ी उम्मीद की वजह है ये जो बड़ा फैसला लिया गया है। राव शफात, आपने जिक्र किया कि पहले भी विवादों में रही है ये भर्ती प्रक्रिया, आपने नकल माफियाओं के बारे में भी बात की है। इस बार कोशिश ये की गई है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कि पूरा मामला पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, किसी को शिकायत का कोई मौका ना मिले, और बिना किसी विवाद के ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। इसके लिए जान सकते हैं राव शफात किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कैसे इस पूरे मामले को ट्रांसपेरेंट बनाए जाने की कोशिश हो रही है? मुमताज, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि विवादों में रहा है यूके ट्रिपल एससी, और जब यूके ट्रिपल एससी विवादों में रहा था तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्तियों का जिम्मा दे दिया गया था। लेकिन लोक सेवा आयोग के ऊपर पहले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भर्तियों की, तो अब ये काम को डिवाइड करना था, वापस फिर जिम्मेदारी यूके ट्रिपल एससी को ही सौंप दी गई थी।
कुछ परीक्षाएं यूके ट्रिपल एससी ने कराई, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में कराई। और इसको ये समझिए कि जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है, हालांकि ये खाका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने तैयार किया था कि धारा 144 लगेगी, आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं आ सकता है। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरह से उसी पैटर्न पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी अब परीक्षाएं करा रहा है। यानी कि कोई भी गुंजाइश ना तो नकल करने वालों के लिए है और ना ही नकल कराने वालों के लिए है। तो ये तमाम जो कवायदे हैं यूके ट्रिपल एससी ने बहुत मजबूती के साथ एक खाका तैयार किया, क्योंकि अब यूके ट्रिपल एससी नहीं चाहता कि पिछले जो विवाद हैं उसके साथ वो आगे विवाद जुड़े रहे। और जितने यूके ट्रिपल एससी के अधिकारियों की फजीयत हुई है, बेइज्जती हुई है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, नकल माफियाओं से जुड़े हुए थे, वो हालांकि तमाम देखिए सलाखों के पीछे हैं, कुछ की जमानत भी हो चुकी है। लेकिन अब यूके ट्रिपल एससी निष्पक्ष तरीके से जो पिछली परीक्षाएं हैं उनमें कामयाब हुआ कराने में। और युवा उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह की परीक्षाएं हो, जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन पैसे के दम पर दूसरे जो लोग हैं गलत तरीके से नौकरी पा लेते हैं। तो अब युवाओं को उम्मीद जगी है कि धामी सरकार एक तो कानून जो लाई है वो सबसे बड़ा एक कानून है कि अब नकल माफिया उससे डर रहे हैं, किसी तरह की कोई नकल नहीं हो रही है और नकल करने वाला भी सोच रहा है। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है परीक्षाएं। जी, बेहद शुक्रिया आपका राव शफात, इस बेहद अहम खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए खबर की तह तक में हम रुख करेंगे पंजाब से अहम खबर का। बता दें आपको कि पंजाब में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब के 5 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के होशियारपुर, कपूरथला और गुरदासपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अमृतसर और पठानकोट में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब के विभिन्न जिलों में रविवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ घंटों तक यहां बारिश होती रहेगी। राज्य के बरनाला, संगरूर और मानसा को छोड़ दें, पूरे राज्य में 25 से 50% तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब के होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रात से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं बारिश के बाद पंजाब के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अगर सारा दिन बारिश होती रही तो अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट संभव। मेरी साथी हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर की तह तक जाने के लिए। हरसिमरत, ये मौसम विभाग की तरफ से पंजाब को लेकर बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है, क्या ये लोगों को परेशान करने वाली खबर है या एहतियात बरत लें अगर लोग तो परेशानी से बचा जा सकता है? कैसे समझेंगे मौसम विभाग के इस अलर्ट को? हरसिमरत जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बताएं कि अगर मौसम की बात की जाए तो इस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और एकदम से जो मानसून है वो फिर से एक्टिव हो गया है। पर अगर बात की जाए 1921 तक फिर से मानसून जो है वो ठंडा रहेगा। वहीं इलाकों की बात की जाए तो ट्राई सिटी में खास तौर पर देखा गया कि बारिशें लगातार हो रही हैं। रविवार को भी बारिश की संभावना जताई गई थी, कहीं कहीं छींटाकशी भी हुई है। और आज सोमवार की बात की जाए तो अभी तक चंडीगढ़ में बादल छाए हुए हैं पर आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में तकरीबन 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। जैसे पहले 31 था, 37 था, तो वो सीधा 26 या 25 पर पहुंच गया है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो उनको ज़रूर गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, पर वहीं किसानों के चेहरे जो हैं वो फिलहाल खिले हुए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए धान की तो उसकी पछेती फसल के लिए ये बारिश अच्छी है, पर हाँ नरमे के लिए ज़रूर नुकसान है। वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो आपको ये बताएं कि फ़िलहाल गर्म हवाएं जो हैं वो नहीं चलेंगी, पर हाँ धूल भरी आंधी ज़रूर चल रही है, तो उसके लिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपना खान पान जो है और ख़ास तौर पर पानी जो है वो ठंडा पानी पीने से बचे। वहीं अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो 25 से 50% की जो बताई जा रही है कि बारिश है वो हो सकती है और इतनी बढ़ोतरी भी इसमें जारी की जा सकती है। और कई जगह पर जो है अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि आपने भी बताया कि अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, यहाँ पर जो है यहाँ पर तेज़ बारिश के आसार बताए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए बरनाला की, संगरूर की, तो ऐसे इलाकों में बारिश जो है वो बहुत कम या फिर ना के बराबर भी हो सकती है। वहीं अगर आगे की बात की जाए तो मानसून जो है वो सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद पोस्ट मानसून जो है ये वो रह गए जिसकी जो बारिशें
बीच बीच में हमें होती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में मौसम सुहावना रहने के भी आसार हैं और लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जी तो हरसिमरत, किसानों के लिए कैसी खबर है ये? मौसम विभाग का ये जो अलर्ट है किसानों के लिए क्या पैगाम लेकर आया? किसानों के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत उन्होंने बताई है कि अगर कहीं कहीं धान की पिछेती फिसल रह गई है तो उसके लिए मौसम अच्छा है, पर नरमे के लिए अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो उसके लिए ख़राब रहेगी। तो इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ख़ास तौर पर यह बात कही गई है कि अगर कहीं पानी खड़ा है तो उसको निकासी की उसका इंतज़ार किया जाए और वहीं पर पेस्टिसाइड्स अगर कहीं पर छिड़काव करना है तो उसमें बचाव किया जाए कि फ़िलहाल जब आंधियाँ चलेंगी या फिर बारिश होगी तो ऐसे में जो पेस्टिसाइड है वो ख़राब कर सकता है फसल को और एक से दूसरी जगह पर जाने पर इससे इन्फेक्शन जो है वो भी फैल सकता है। तो फिलहाल किसानों के लिए यही हिदायत दी गई है कि नरमे को नुकसान ज़रूर पहुंच सकता है अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है उम्मीद से। तो इसके अलावा अगर धान की फसल है तो उसके लिए ये राहत भरी खबर होगी। बेहद शुक्रिया हरसिमरत, आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए खबर की तह तक में रुक करेंगे आज की एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का आज से आगाज होगा। सदन में आज कई बिल पेश होंगे। सुबह 11 बजे चर्चा की शुरुआत होगी और पहले दिन पुराने संसद भवन में ही सत्र चलेगा। पुराने संसद भवन में आज आखिरी बार संसद चलाई जाएगी। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। तो संसद का यह विशेष सत्र आज से 22 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन सत्र पुराने संसद भवन में ही चलेगा और 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में फोटो सेशन होगा। 19 सितंबर को सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा और नई संसद में 19 सितंबर को संसद का सत्र चलाया जाएगा। तो 20 सितंबर से नियमित सरकारी कामकाज नए संसद भवन में ही होगा। आइए सुनते हैं विशेष सत्र को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं सामने। पांच दिवसीय विशेष सत्र में डाकघर विधेयक 2023 पेश होगा। Progress and the change in society. So it is quite natural that the RSS opposes ideologically. And move to new parliament building tomorrow. Government list 8 bill, emphasizes on women reservation bill. Center says right decision will be taken at right time. Let us see. We don't understand why this government is keeping a wheel of secrecy around all these things. And that secrecy wheel is continuing till now. The parliament is beginning today. Till now that wheel of secrecy is there. For what? It shows that BJP is a party of conspiratorial nature. It's a party of secrecy. It's a party of anti-democratic thoughts. If they come with the women's reservation bill, no doubt we will support it. और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।